विलियम हेल्जेट ने बहुत ही सुंदर लाइनें कही हैं कि जैसा हमारा आत्मविश्वास होता है वैसे ही हमारी और आपकी क्षमता होती है। जिस हिसाब से आपका कॉन्फिडेंस रहेगा, यदि आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है यानी कि एक अच्छे लेवल का है और पॉजिटिव है, तो आपकी क्षमता भी उसी के अनुरूप होगी। यदि आपने किसी एग्ज़ाम को टारगेट किया है और आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि आप उस एग्ज़ाम को बीट कर पाएंगे, तो यकीन मानिए आपके अंदर इतनी क्षमता आ जाएगी कि आप उस कंपटीशन को श्योर ही बीट कर पाएंगे। तो दोस्तों नमस्कार, मैं राम सिंह स्वागत करता हूं आपका यूनिवर्स क्लासेज में। तो कैसे आप सभी, आई होप आप शानदार होंगे और तैयारी आपकी बिल्कुल पीक पर और शानदार तरीके से चल रही होगी। स्वागत है आपका टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड के भूगोल की प्रैक्टिस सेट में। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। मेरी कही हुई बात को याद रखिएगा कि जैसा हमारा आत्मविश्वास होता है वैसी हमारी क्षमता होती है। एक बार इस पर विचार करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक महत्वपूर्ण मत्स्य शिकार क्षेत्र नहीं है? जापान तट, गिनी तट, उत्तरी सागर या फिर न्यू फाउंडलैंड। तो होता क्या है, इसमें जो गिनी तट है वो जो है मत्स्य शिकार का क्षेत्र नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट है। आइए बात कर लेते हैं। गिनी का तट जो है, इस पर वेंगुएला धारा बहने के कारण क्या होता है, यहाँ की जो समुद्री वनस्पतियाँ तथा मछलियाँ हैं पनप नहीं पाती हैं। और अफ्रीका यानी कि कौन कौन से है, एक है गिनी तट और एक है अफ्रीका का पश्चिमी तट। यहाँ पर दोनों जगह क्या है, यह मत्स्य शिकार क्षेत्र नहीं है। वहीं इसके अपोजिट क्या है, जापान, उत्तरी सागर तथा न्यू फाउंडलैंड में गर्म व शीत जल धारों के मिलन स्थल हैं तथा इनका जो तट है वो तट भी चौड़ा है, जिसके कारण मत्स्य शिकार होता है। तो जापान तट, उत्तरी सागर और न्यू फाउंडलैंड में मत्स्य शिकार क्षेत्र है, लेकिन गिनी तट मत्स्य शिकार क्षेत्र नहीं है, क्योंकि ये सकरा है और जो है यहाँ पे ठंडी धारा बहती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। हिस्पर हिमनद संबंधित है कराकोरम श्रृंखला से, महान हिमालय से, लघु हिमालय से या फिर उप हिमालय से। तो कराकोरम जो श्रृंखला है, यह पहले बात तो आप जानिए कि यह किस हिमालय पर है। तो यह बृहद हिमालय में विश्व के कुछ विशालतम जो हिमनद हैं उनमें से एक है। हिमालय के अधिकांश हिमनद 3 से 5 किमी लंबे हैं, यानी कि किंतु जो सियाचिन, हिस्पर और बियाफो वाल्टोरो ये सबसे बड़े हिमनद हैं। हिस्पर हिमनद कराकोरम श्रृंखला में स्थित है। कहाँ पे है? यह कराकोरम श्रृंखला में स्थित है। ए ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित युग्म है? संस्था एक तरफ स्थापना दिया गया है और एक तरफ दिया गया संस्था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1952 में हुई थी। गलत है। जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा भारतीय जीवन बीमा निगम। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। डी ऑप्शन करेक्ट है। आप सही में कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। डंकन पास पड़ता है भारत तथा श्रीलंका के बीच में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच में, उत्तरी अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच में या फिर बृहद अंडमान और लघु अंडमान के बीच में। तो जो डंकन पास है बृहद अंडमान और लघु अंडमान के बीच में पड़ता है। दैट इज बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस विद्वान के अनुसार भारतीय गांवों की आकारिकी कार्यात्मक तथा सामाजिक समष्टि की अवधारणाओं पर आधारित है? ए बी मुखर्जी, रमेश बाजपेयी, के एन सिंह या फिर आर बी मंडल। तो किनका कथन है? ये है के एन सिंह का। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना को प्रतिपादित किया था वन ऑफ द मोस्ट क्वेश्चन, ग्रिफिथ टेलर, जॉब टैथम, एल्सवर्थ हटिंगटन या फिर जीन ब्रूंस ने। तो रुको और जाओ निश्चयवाद कई बार पूछा गया एग्जाम में। किसने किया था? यह किया था ग्रिफिथ टेलर ने। ए ऑप्शन करेक्ट है। और इनकी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक भी है। कौन सी है? प्रजातीय भूगोल। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? प्रजातीय भूगोल। कभी भी आपसे पूछ सकता है कि प्रजातीय भूगोल किसकी रचना है, तो यह है ग्रिफिथ टेलर की। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देश में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? 1965, 1970, 1972 या फिर 1980। तो देश में जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है यह 1972 में लागू किया गया था। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। विपणन की सुविधा के लिए स्थापित की गई अंतःस्थलीय तेल शोधनशाला कौन सी है? मथुरा, हल्दिया, कोच्चि या फिर कोयली। किसके लिए? विपणन के लिए। कौन सी है? विपणन मतलब होता है मार्केटिंग। ये यदि विपणन ना समझ पाए तो आप जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हिंदी में यदि वर्ड नहीं समझ में आ रहा है तो आप इंग्लिश वर्जन को देखेंगे। तो विपणन का मतलब होता है मार्केटिंग। तो मार्केटिंग की सुविधा के लिए स्थापित की गई अंतःस्थलीय तेल शोधन संस्थान कौन सी है? तो यह है आपकी मथुरा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी। 1982 में हुई थी मथुरा में तेल शोधन कारखाना की स्थापना। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किसे स्वच्छंद उद्योग के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है?
सीमेंट, जहाज निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे या फिर सूती वस्त्र। तो स्वतंत्र उद्योग से मतलब क्या है आपका, इसका मतलब है कि जहाँ पे भी कच्चे माल को ले आने और ले जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, यानी कच्चे माल की परिवहन लागत इन उद्योगों को प्रभावित नहीं करते हैं, यानी कि आसानी से उसको लाया लिया सकता है। तो कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब आइए देखते हैं कथन और कूट वाला क्वेश्चन, ये भी आपसे एग्जाम में खूब पूछा जा रहा है इस समय। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर नाम दिया गया है। नीचे दिए गए कूट में से अपने उत्तर का चयन कीजिए, यानी कि कौन सा इसमें उत्तर सही होगा। लेटराइट मृदाएं केरल राज्य में सुविकसित हैं, ये कथन है। और कारण क्या है, मानसून मौसम के दौरान केरल राज्य में भारी वर्षा होती है। क्या ये दोनों कथन सही हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन करेक्ट है, ए और आर दोनों सही हैं। क्योंकि क्या है कि भारत में मानसून का प्रवेश ही केरल राज्य से होता है एवं शुरुआती दिनों में केरल में काफ़ी ज़्यादा यानी कि भारी वर्षा होती है और भारी वर्षा के कारण ही यहाँ की मृदा निच्छालित हो जाती है। इसी कारण केरल में लेटराइट मृदा सुविकसित होती है। अतः कारण और कथन दोनों क्या है, करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार से नहीं निकलती है? सोन नदी, साकरी नदी, पंचानन नदी या फिर दामोदर नदी। पूछा क्या गया है, कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार से नहीं निकलती है? तो कौन सी नदी नहीं निकलती? सोन नदी। सोन नदी मैकाल पर्वत श्रृंखला की अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है, ध्यान रखिएगा। सोन नदी जो है मैकाल पर्वत श्रृंखला की अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, ना कि नागपुर पठार से। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत में नगरीय भूगोल का अग्रदूत किस भूगोलवेत्ता को माना जाता है? एस अली, RL अली, M सफी या फिर P दयाल। तो किनको माना जाता है? भारत में जो नगरीय भूगोल का अग्रदूत M सफी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। यदि आपको सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिससे कि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और भी आगे वीडियो बनाने के लिए। और यदि आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आई होप आप इससे सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट पे वीडियो आने वाली हैं, क्योंकि पेट के लिए मैथ्स स्टार्ट करने वाले हैं और इतिहास भूगोल तो चल ही रहा है। चलिए, एक तरफ दिया संसाधन के प्रकार और एक तरफ दिया संसाधन का नाम। एक तरफ दिया नव्यकरणीय ऊर्जा कौन सा है, यानी कि नव्यकरणीय में कौन सा आएगा, यह आएगा मिट्टी, यानी कि ए का 2 हो जाएगा। अनवकरणीय इन सेंस क्या हो जाएगा कि जिसको आप जो है दोबारा यूज ना कर सकें, रिसाइकल ना कर सकें, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा थोरियम। और पुनः चक्री, तो आपको पता ही है कि जल को आप शुद्ध करते हैं और उसको फिर यूज़ करते हैं, यानी कि रिसाइकल किसको करते हैं, जल को करते हैं। और एकल क्या है, एकल है क्रायोलाइट। क्या हो जाएगा, ए का 2 बी का 4, ए का 2 बी का 4 किस में दिया गया है, ए का 2 बी का 4 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ए बिल्कुल सही है। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, या यदि आपने इसमें से 2 ऑप्शन बना लिए तो आसानी से आप इसको बना पाएंगे। ये देखिए यहाँ पे, यदि आपको आता है नव्यकरणीय में क्या आएगा, तो आएगा मिट्टी आ जाएगा, और अनव्यकरणीय में क्या आ जाएगा, या फिर पुनःचक्रण में क्या है, जल आ जाएगा। तो आपने यदि ए और सी को मिला लिया तो भी आपका काम बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन स्थानांतरणशील कृषि के उदाहरण नहीं है? लदांग, हैसियोएंडा, पोंडू या फिर फेजेंडा। पूछा क्या गया, स्थानांतरणशील कृषि के उदाहरण कौन से नहीं है? सबसे पहले बात करते हैं क्या क्या है, स्थानांतरण कृषि क्या होती है? तो वह कृषि जिसमें कृषक अपना कृषि स्थान बदलता रहता है, यानी कि मान लीजिए आज यहाँ कृषि किया, कल दूसरी जगह करेगा, बदलता रहता है। और यह विभिन्न देशों में अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे मलेशिया तथा इंडोनेशिया में क्या बोलते हैं, लदांग बोलते हैं। लदांग कहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, मलेशिया तथा इंडोनेशिया में क्या बोलते हैं, लदांग बोलते हैं। ठीक है। और श्रीलंका में चेना, कुछ नोट कर लीजिए, श्रीलंका में चेना बोलते हैं। और भारत में झूमी कृषि बोलते हैं। और आंध्र प्रदेश में, इसको भारत का ही राज्य है जिसमें इसको बोलते हैं पोंडू। और फिलीपींस में मैगिनले, और आंध्र प्रदेश में पोंडू। तो पूछा क्या गया है, कौन सा स्थानांतरणशील कृषि के उदाहरण नहीं है पूछा गया है, तो कौन हो जाएगा, सी। 2 और 4 क्या है, स्थानांतरणशील कृषि के नहीं है। फजेंडा क्या है, ये है काफ़ी का बगान होता है। और हेसियंडा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। निम्नलिखित घास के मैदानों में से कौन गेहूं की कृषि हेतु अनुपयुक्त है? डाउन्स, प्रेरीज, सवाना या फिर स्टेपीज। पूछा क्या गया है, कौन सा गेहूं की कृषि के लिए अनुपयुक्त है? तो सवाना जो उष्णकटिबंधीय एक घास का मैदान है जिसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे है, सूडान में पाया जाता है।
सवाना क्षेत्र में क्या होता है, घासों की अधिकता होती है, जबकि बीच बीच में कम ऊंचाई वाले वृक्ष पाए जाते हैं। सवाना में गेहूँ की कृषि नहीं की जा सकती है। सवाना में क्या होता है, क्योंकि जब साइड में ज़्यादा ज़्यादा घास आएंगे बड़े बड़े, तो आप वहाँ कृषि नहीं कर पाएंगे, तो क्या हो जाएगा, सवाना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में अवस्थित नहीं है, पूछा गया अवस्थित है सॉरी। तारापुर, कोटा, कल्पक्कम, नरौरा। तो ये कौन सा है, यह है कल्पक्कम, सी ऑप्शन करेक्ट है। अब बात कर लेते हैं कौन सा कहाँ पे है। तारापुर कहाँ पे है, तारापुर है आपका महाराष्ट्र में। तारापुर कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। कोटा, कोटा राजस्थान में है। कल्पक्कम पता है तमिलनाडु में है। और नरौरा कहाँ पे है, नरौरा यूपी में है। तो इंपॉर्टेंट है, मैच करने के लिए आप आ सकता है। चलिए, बाकू प्रसिद्ध है रेलवे जंक्शन के रूप में, औद्योगिक नगर के रूप में, मत्स्य पत्तन के रूप में, या फिर पेट्रोल निष्कर्षण केंद्र के रूप में। बाकू कहाँ पे है, बाकू अजरबैजान का तेल उत्पादक केंद्र है। यह क्षेत्र कैस्पियन सागर के पश्चिम में अवस्थित है। क्या है, रूस, सऊदी अरब, ईरान, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। सॉरी, बाकू कहाँ पे है, तो बाकू जो है आपका पेट्रोल निष्कर्षण केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। डी ऑप्शन करेक्ट है। बाकू कहाँ पे है, बाकू अजरबैजान में है। किस देश में सर्वप्रथम पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ था, रूस, सऊदी अरब, ईरान, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। तो किस में हुआ था, ये हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में। कब हुआ था, 1948 में। कहाँ पे हुआ था, पेंसिल्वेनिया में। पूछ सकता है कि अमेरिका का कौन सा शहर है, तो पेंसिल्वेनिया है। हुआ कब था, 1848 में सबसे पहले पेट्रोलियम का उत्पादन किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। मासिन राम नामक स्थान में सर्वाधिक वर्षा कराने में कौन सी पहाड़ियों की भूमिका है, मीकर और लुसाई, पटकोई, गारो, खासी व जयंतिया, नागा, मिजे एवं चीन। तो किसकी भूमिका सर्वाधिक है, गारो, खासी और जयंतिया। इसमें होता क्या है कि भारत में वर्षा मानसूनी पौने से होती है। इनकी दो शाखाएं हैं, प्रथम अरब सागर की शाखा और दूसरी क्या है, बंगाल की शाखा। पहला क्या है, अरब सागर की शाखा है, अरब सागर शाखा, और दूसरा क्या है, बंगाल की खाड़ी शाखा। ठीक है, इन दो से इसमें भारत में वर्षा होती है। जो बंगाल की खाड़ी शाखा है म्यांमार की पहाड़ी से टकराती है तथा इन पहाड़ियों द्वारा अवरोध उत्पन्न होने के कारण क्या होता है, मुड़ जाती है। यहीं पर क्या है, गारो, खासी की जयंतियाँ हैं, जो पहाड़ियाँ हैं। इससे घिरी घाटी कहाँ पे है, जो है मासिन राम में। यहीं पे सबसे अधिक वर्षा होती है, और विश्व में सर्वाधिक वर्षा भी यहीं होती है, कहाँ पे, मासिन राम में। तो आई होप आप इसको समझ पाएंगे। भारत में काली मिट्टी वाले दक्षिणी क्षेत्र का मुख्य फसल क्या है, सेब, बादाम, खुबानी, या फिर ज्वार। इसमें क्या है, यह है ज्वार। ज्वार क्या है, एक मोटा अनाज है, और इसमें क्या होता है, किसी सामान्य वर्षा वाले क्षेत्र में बिना सिंचाई के की जा सकती है। यानी कि यदि कम वर्षा हो रही है तो सिंचाई कम करनी पड़ेगी, क्योंकि मोटा अनाज है। तो ठीक है, इसलिए इसको लगाते हैं। इसके लिए उपजाऊ, जलोढ़ तथा चिकनी मिट्टी काफ़ी उपयुक्त होती है। उपजाऊ हो, जलोढ़ हो, चिकनी हो, इसके लिए काफ़ी उपयुक्त है। और इसका सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, महाराष्ट्र है। ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, महाराष्ट्र है। अगला प्रश्न लेते हैं। भारत की भू सीमा व जल सीमा की निम्नलिखित में से सही युग में कौन सी है, भू सीमा और जल सीमा। तो भू सीमा कितनी है, 15,200 है, और जल सीमा कितनी है, 7,516, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। अब बात करते हैं, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, 15,200 किलोमीटर है, और मुख्य स्थल की समुद्र सीमा 6,100 किलोमीटर है। जबकि द्वीपों सहित भारत की कभी भी अगर पूछ ले मुख्य स्थल की समुद्री सीमा कितनी है, तो यह है 6,100 किलोमीटर। ठीक है, और यदि पूछ ले कि द्वीपों सहित ये कितना है, 7,516 किलोमीटर, 7,516.6 किलोमीटर है द्वीपों सहित जलीय सीमा। बढ़ते हैं आगे। भारत के कौन से क्षेत्र जैव विविधता की दृष्टि से पृथ्वी पर हॉट स्पॉट है, पश्चिमी थार और लक्षद्वीप, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय, पूर्वी घाट और पश्चिमी हिमालय, अंडमान और निकोबार। तो आपको पता होगा कि भारत में पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय जैव विविधता की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, और यह पृथ्वी के हॉट स्पॉट हैं। तो कौन सा, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय, दैट इज बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। दिए गए भारतीय राज्यों के गठन का सही कालानुक्रम कौन सा है, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, सिक्किम। तो यदि आप इस क्वेश्चन में कॉमन सेंस लगाएंगे तो आप इसको आसानी से बना ले जाएंगे। इसमें क्या है, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम, बी ऑप्शन करेक्ट है। गुजरात की स्थापना कब हुई थी, गठन 1960 में, नोट कर लीजिएगा, काम आएगा आपके लिए। हरियाणा के गठन कब हुआ था, 1966 में,
और हिमाचल यानी कि एचपी का स्थापना गठन 1971 में और सिक्किम की स्थापना 1975 में। ठीक है, कभी भी आपको इसमें से मैच करने के लिए दे सकता है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। डुरंड रेखा कौन से देशों को अलग करती है? भारत और पाकिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, भारत और चीन और रूस। किसको अलग करती है? यह अलग करती है पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। बी ऑप्शन करेक्ट है। और भारत और पाकिस्तान को कौन अलग करता है? तो यह है रेड क्लिफ रेखा। और भारत चीन के बीच में क्या है? मैकमोहन रेखा। फिर से याद रखिए, भारत और पाकिस्तान रेड क्लिफ, भारत और चीन मैकमोहन, और डुरंड किसके बीच में है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। सिवोक गोला दर्रा निर्मित किया गया है सिंधु नदी द्वारा, तीस्ता नदी द्वारा, लघु हिमालय से, या फिर ब्रह्मपुत्र नदी से। तो किसके द्वारा निर्मित किया गया है? यह किया गया तीस्ता नदी द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही है। सूची एक को सूची दो से मिलाना। एक तरफ दिया गया दोआब और दूसरी तरफ दिया गया कि वो किस नदी के बीच में है। बिस्त दोआब, बिस्त दोआब ब्यास एवं सतलज के बीच में है, तो ए का 3 हो जाएगा। बारी दोआब, बारी दोआब है ब्यास एवं रावी के बीच में, ब्यास एवं रावी। रचना दोआब यह है रावी एवं चिनाब के बीच में। और चाज दोआब यह है चिनाब एवं झेलम के बीच में। ए का 3, बी का 1, ए का 3, बी का 1 किसमें दिया गया है? ए में है और डी में है। दो ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गए। ए का 3, बी का 1 और सी का 4। सी का 4 किस में है? डी में दिया गया है और डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। हाइड्रोलिक स्लैब थ्योरी किसने प्रतिपादित की थी? R.E. हार्टोन, डार्विन, पेंक-जॉर्डन या फिर मेलोट ने। किसने की थी? यह की थी R.E. हार्टोन ने। ए ऑप्शन करेक्ट है। आइए देखते हैं, एक तरफ दिया गया लेखक, दूसरी तरफ दिया गया उसकी पुस्तक। अल मसूदी, अल मसूदी किसकी रचना है? तो अल मसूदी जो है, सॉरी, अल मसूदी के लेखक, अल मसूदी की रचना क्या है? तो इनकी जो रचना है वह है समय विवरणिका, समय, सॉरी, लेखक और पुस्तक। अल बरूनी, अल बरूनी की पुस्तक कौन सी है? तो यह है किताबुल हिंद। अल बरूनी सबसे पहले जो आ रहा है उसको मिलाइए। किताबुल हिंद किसकी है? अल बरूनी की है। और इब्न खालदून की क्या है? इब्न खालदून की है मुकादिमा, मुकादिमा है। पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है। हम सॉरी मैच नहीं करना है इसमें से। तो इसमें जो ए है वो मैच नहीं है। अल मसूदी की रचना क्या है? अल मसूदी की जो रचना है वह है समय विवरणिका, न कि अकबरनामा। अकबरनामा किसी की पुस्तक है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अल बालाकी की पुस्तक क्या है? किताबुल उल अस्काल। ठीक है, एक तरफ दिया गया जनजाति और दूसरी तरफ दिया गया राज्य। बैंगा जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। बैंगा, बैगा मध्य प्रदेश में। भूटिया, भूटिया उत्तराखंड में। करबी, करबी कहाँ पाई जाती है? असम में। और रंगपा सिक्किम में। तो ए का 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3 किस में दिया गया है? ए का 4, बी का 3 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल में व्यवहार परक दृष्टिकोण पर जोर दिया है? जॉनस्टन, किर्क, बर्टन या फिर ग्रेगरी थॉमस ने। किसने दिया है? ये दिया है किर्क ने। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए लास्ट क्वेश्चन। सोचिए एक को सूची से मिलाना। एक तरफ दिया है संगम और दूसरी तरफ दिया है नदियाँ। देवप्रयाग, देवप्रयाग का संगम कहाँ होता है? अलकनंदा एवं भागीरथी के मिलने से। अलकनंदा और भागीरथी जब मिलेंगे तो क्या होगा? देवप्रयाग। अलकनंदा भागीरथी, ए का 3। विष्णुप्रयाग, धौली एवं विष्णुगंगा, धौली एवं विष्णुगंगा। और कर्णप्रयाग, पिंडार एवं अलकनंदा। और रुद्रप्रयाग, मंदाकिनी एवं अलकनंदा। तो ए का 3, बी का 1, ए का 3, बी का 1, सी में दिया गया। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं शाम को, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें और एक बात और, पढ़ाई कंटिन्यू करते रहें। धन्यवाद।